मौरविनंदन क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पीरियोडिक टेबल का 5वां सेशन ले रहे हैं। इससे पहले के 4 सेशन में अपन ने पीरियोडिक टेबल और उसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब आज के सेशन से अपन पीरियोडिसिटी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे चाहे वो नीट हो, जेई हो या आपकी 11th क्लास हो, हर जगह क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आज से हम पीरियोडिसिटी शुरू करेंगे। 6-7 सेशन लगेंगे आराम से इस टॉपिक को पूरे होने में। पर आज का जो टॉपिक है वो एकदम बेसिक है, और जो पीरियोडिसिटी का मतलब हार्ट है, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, आज अपन उसके बारे में जानेंगे। छोटा सा सेशन होगा 20-25 मिनट का, लेकिन इस सेशन को अगर आप अटेंड कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ करो, वरना मत करो। 15-20 मिनट आप इस सेशन की बजाय, अगर आपको सेशन से समझ नहीं आ रहा हो, किताब खोल के पढ़ लो या घर में किसी की मदद करा दो, पर फालतू टाइम पास मत करो। चलो अपन शुरू करते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? तो कुछ क्वालिटीज़ या कैरेक्टर्स, या अपन कह सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो पीरियोडिक हो, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हो। पीरियोडिक टेबल में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? तो बहुत सारी होती है। अपन बेसिकली वैलेंसी, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सबको बस अपन अपनी नज़रों से एक बार निकलवा देंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बने तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो। अपना मेन मोटिव वही है। क्या होता है पीरियोडिसिटी का? मतलब होता है कि एक रेगुलर ग्रेडेशन में प्रॉपर्टीज़ या तो एक ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम जाते हुए चेंज हो, या एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए अगर प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो रही है उसमें कोई रेगुलरिटी देखने को मिल रही है, तो वो पीरियोडिसिटी हुई। क्यों होती है? तो उसका रीज़न ये है कि जो पीरियड होता है उसमें जो अल्टीमेट ऑर्बिट होता है वो तो सेम रहता है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होते हैं। जैसे आप कॉमन सेंस की बात समझ लीजिए, मतलब अपन मान लेते हैं लिथियम का मानते हैं, तो लिथियम क्या हुआ? 3, 2, 1, है ना। 1s2 2s1, फिर बेरिलियम 4, 2, 2, 1s2 2s2, बोरोन 5, 2, 2, 1, 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2, या अपन इसको बोल सकते हैं 2, 2, 2, या बहुत ही लेमन लैंग्वेज, मतलब बहुत ही बच्चों वाली अगर अपन बात करें तो कैसा हो रहा है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 1, उसके बाद 2, 2, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 2, 4, 2, 5, 2, 8 तक, है ना। तो अल्टीमेट ऑर्बिट तो सेम रह रहा है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक 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 बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है, देखने को मिल रहा है। इसलिए पीरियड में कुछ प्रॉपर्टीज़ एक सीक्वेंस के साथ चेंज हो रही होती है। वहीं ग्रुप में अगर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अल्टीमेट ऑर्बिट में वो सेम रहेगा, जबकि जो वैल्यू ऑफ एन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होती है। जैसे अगर अपन इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होगा 2s1, 3s1, 4s1, है ना, यही होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 रह रहा है सब में, बस वैल्यू ऑफ एन धीमे 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 चेंज हो रही है। तो ये मेन पीरियोडिसिटी का कॉज होता है। कॉज क्या होता है? द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो सेम आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट हो रहा होता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। और वो रेगुलर इंटरवल क्या है? तो वो रेगुलर इंटरवल है 2, 8, 8, 18, 18, 32, जिसको अपन मैजिक नंबर बोलते हैं। मैं पहले की एक वीडियो में ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। इसको अपन मैजिक नंबर बोलते हैं। ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक सेकेंड ना,
मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़, एक जो अपन का प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो सेम शो करता है। तो वो रेगुलर इंटरवल कैसा आता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। वापस एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। देखो, एक सेकेंड, थोड़ा और बड़ा कर दे तो अब आराम से लिखते हैं। हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर, मतलब एक एलिमेंट छोड़ के, मतलब दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो होगा लिथियम। हालांकि ये हाइड्रोजन और लिथियम को अपन जस्ट एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, पर बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। और हाइड्रोजन की कौन से एलिमेंट के साथ? 17th ग्रुप के साथ भी सेम रखते हैं, इसलिए अपन हाइड्रोजन में कंफ्यूज रहते हैं कि अपन उसको किसके साथ मानेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, उसके बाद 2 के बाद लिथियम, लिथियम के बाद 8 और आएंगे तो आता है सोडियम। सोडियम के बाद फिर अपन 8 नंबर पे देखें तो आएगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद 18वें नंबर पे आता है रुबिडियम। रुबिडियम के बाद 18वें नंबर पे आता है सीजियम। सीजियम के बाद 32वें नंबर पे आता है एफआर, फ्रेंशियम शायद नाम होता है, मेरे को नाम नहीं पता। ठीक है, तो ये था वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 का फंडा। आप पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी किसी को भी देख लीजिए, यही वो फंडा फॉलो करेगा। हाँ, तो जो पीरियोडिसिटी का मतलब, किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिसिटी अपन को जाननी है तो उसके लिए अपन को सबसे बेसिक चीज़ होती है, और इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी का निकालो। क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ये मतलब एकदम बेसिक है इस टॉपिक का, ये तो आपको आना ही चाहिए। अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होता हो तो आप कोई और वीडियो देखना, उससे भी दूर नहीं होता है तो आप स्कूल की या ट्यूशन की मैम सर जो भी हैं उनके पास जाना, पर्सनली बैठ के टॉपिक समझना, क्योंकि मेन मोटिव आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश करी है, मतलब करूँगा आगे पढ़ाते वक्त, कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए, पर नहीं आता तो आप प्लीज़ कहीं से भी इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करवा दीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का तो मतलब ये होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, कि ये मान लो अपन ने कोई एलिमेंट बनाया, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उस एलिमेंट का हुआ न्यूक्लियस। अब बताओ न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं एक न्यूक्लियस में? जितना उसका एटॉमिक नंबर है। ये सब बातें तो आपको पता है ना। अब उसके बाद क्या आएंगे? उसके बाद आएंगे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे रह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपन इलेक्ट्रॉन्स को और अलग कलर से बनाते हैं, ताकि देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव आपको समझाना है। इसलिए ये मत सोचना कि यहाँ पे 8 बनाने चाहिए थे, भैया ने इतने बना दिए। अब मेन मोटिव आ जाइए, समझिए। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। मान लो यहाँ बीच में है 15 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर यहाँ बीच में 15 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, क्या इसके ऊपर 15 पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पे फोर्स लग रहा है? आप बोलोगे ये 15 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हाँ ये 15 के 15 पॉजिटिव इसको खींच रहे हैं। हाँ आप सही हो, ये 15 के 15 पॉजिटिव इसको खींच रहे हैं, इस बात में आप गलत नहीं हो। ये 15 के 15 जो पॉजिटिव है यहाँ पे, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं। पर क्या इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, फिजिक्स में एक बात होती है नेट फोर्स। क्या होता है नेट फोर्स? कि भाई मतलब बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास कहीं जगह ही नहीं बच रही आपको समझाने के लिए। एक सेकंड, मैं कहीं पर, हाँ इस कॉर्नर को देखिए आप, इस कॉर्नर में तो दिखाने जैसी जगह नहीं है, रुको। हाँ तो इधर भी कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, इधर तो ये पेन नहीं चलता। चलो इस बॉक्स में, फिर इस बॉक्स को, एक सेकंड, हाँ
चलो मैं कहीं पे भी आपको बता देता हूँ। शिट, जो नहीं करना चाह रहा था वही हो गया, पर कुछ नहीं, मैं वापस समझा दूंगा। ये बॉक्स है कि भाई एक बच्चा था राम, राम इसको इधर 5 kg से खींच रहा है। एक बच्चा था श्याम, श्याम इसको इधर 7 kg से खींच रहा है। राम 5 kg से खींच रहा है, श्याम 7 kg से खींच रहा है। तो आप तो बोलोगे कि भाई इसके ऊपर जो इफेक्टिव नेट फोर्स नेट लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2 kg का लग रहा है या 12 kg का लग रहा है? बताओ। 2 kg का लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? 2 kg का ही लग रहा है ना इस तरफ। ठीक उसी तरह से अगर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिव है? +15 पॉजिटिव मान लेते हैं अपन ने। कोई और कलर मानते हैं, ऐसा ड्राइंग करने में मज़ा बड़ा आता है इसलिए कर रहा हूँ। चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए फाइनली आ जाते हैं। ये लीजिए। हाँ, तो ये रहा। तो इसको देखिए, इसके ऊपर कितना चार्ज लग रहा है? +15 लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं लग रहा +15? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज है, ये खुद भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको रिपेल कर रहा होगा इस तरफ। ठीक उसी तरह ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, ये भी इस तरफ रिपेल कर रहा होगा, ये भी उस तरफ रिपेल कर रहा होगा, ये भी रिपेल कर रहा होगा। ये सब घूमते रहते हैं तो रिपेल कर रहे होंगे ये इसको बाहर की तरफ। तो ये 15 के पॉजिटिव चार्ज से अंदर तो नहीं जा रहा है, मतलब ये किसी कम चार्ज से अंदर जा रहा है। तो जिस कम चार्ज से अंदर जा रहा है उसी को बोलते हैं अपन, मतलब जो इसके ऊपर नेट चार्ज लग रहा है उसी को बोलते हैं अपन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो एटम जो जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस है ना। जो इलेक्ट्रॉन जिसमें एक मतलब जो एटम जिसमें एक के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसी में होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई हाइड्रोजन में एक ही एटम है, अब उसमें जो बीच में एक प्रोटॉन है ये हाइड्रोजन है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। रिपेल करने वाला कोई है? नहीं है, कोई नहीं है ना, इसलिए पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। ठीक है। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो मेन क्वेश्चन है। तो इसको अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को या तो जेड इफेक्टिव बोला जाता है या क्या बोला जाता है? जेड स्टार। कैलकुलेशन के लिए आप सबसे पहले शील्डिंग कांस्टेंट को फाइंड करो। कैसे शील्डिंग कांस्टेंट को कैसे फाइंड किया जाता है? तो आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। सबसे पहले जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे तो देख लीजिए आप, मतलब मैं आपको स्कैंडियम का लिख के बता देता हूँ कि स्कैंडियम का कैसे लिखेंगे। कुछ अंतर है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि टाइम पास वीडियो को बड़ी करने के चक्कर में बता रहा हूँ। मैं तो उल्टा नहीं चाहता आपकी वीडियो बड़ी हो, पर कभी कभी समझाते मैं पता नहीं किधर चला जाता हूँ, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। हालांकि मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि आपको कम से कम टाइम में, नहीं कम से कम टाइम नहीं, बस मेरा मोटिव इतना रहता है कि मैं आपको समझा दूँ अच्छे से। एक सेकेंड। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो आफ्बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से अब पहले क्या आएगा? 4s2, फिर आएगा 3d1। लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड है? एनर्जी के ऊपर बेस्ड। लेकिन अभी अपन को एनर्जी के ऊपर बेस्ड नहीं करके नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एन वैल्यू के ऊपर बेस्ड। तो अपन पहले 3 को लिखेंगे, 3d1, फिर 3 के बाद 4 आएगा ना, 4s2। मतलब आप नॉर्मल लिख दीजिए, उसके बाद इस सीक्वेंस में उसको कर दीजिए। क्योंकि मेरे को पहले से आता था इसलिए मैंने 3d1 पहले लिख दिया, बाकी आप पहले नॉर्मल लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? रबड़, ये रहा। इसको मिटाओ भाई साहब, थोड़ी साइज बड़ी कहाँ से होगी इसकी। एक तो मेरे को क्या इतना ज़्यादा ये डिजिटल चीज़ें चलानी नहीं आती ना, तो थोड़ा आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। पहले आप ऐसे लिख दीजिए 4s2 3d1,
फिर आप इसको वापस अरेंज करिए। कैसे अरेंज करेंगे आप? 3D1 को लिखो बाद में और 4s2 को लिख दो पहले। 3D1 4s2, समझ गए? मतलब बेसिकली आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको ग्रुप्स बनाने हैं, एस और पी को कंबाइनली और डी और एफ को सेपरेटली। उसके बाद आपको उसका शील्डिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। केवल एग्जांपल्स लेते हैं, हर जगह आपको इसके साथ वैल्यूज़ बहुत सारी दी जाती है। मैं वैल्यूज़ नहीं, पहले आपको एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल के बीच में वैल्यू दिखा दूंगा, आप रोकना, एग्जांपल 1-2 खुद सॉल्व करना, तब आपकी बात बनेगी। और फिर भी नहीं बन रही हो तो कहीं से भी इसको कहीं और वीडियो देख के बस क्लियर कर लेना, आपको आना चाहिए कुल मिला के। एग्जाम्पल देखो, अपन को 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम में 2p इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। तो शील्डिंग कांस्टेंट जो फाइंड करते हैं ना, एस और पी, अगर यहाँ पे एस या पी है तो उसके लिए फॉर्मूले अलग लगते हैं, और यहाँ पे अगर डी और एफ है तो उसके लिए फॉर्मूले अलग रखते हैं। तो चूंकि एस और पी वाला क्वेश्चन है तो अपन पहले एस और पी वाले फॉर्मूले लगाएंगे। जहाँ डी और एफ का क्वेश्चन आएगा मैं वो फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप जैसा बोला था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2 2p4। अब मैंने इसमें यही बोला था, एस और पी को तो साथ में और डी और एफ को सेपरेटली। डी और एफ जब आएगा तब बताऊंगा। एस और पी को साथ में कर दिया। अब देखो 2s और 2p को अपन ने एक साथ एक ब्रैकेट में कर दिया और 1s को अलग ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। अब आप ले रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों लेना है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब समझो। इसका मतलब आपको कहीं नहीं बताया जाता, इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे आपने 1 माइनस क्यों किया। उसका मतलब समझो। मान लीजिए मैंने, एक सेकेंड, ये देखिए, ये ऑक्सीजन का एटम है। अरे चलो कुछ नहीं, है ना। और ये बीच में आ गया, ये बीच में तो आ गया इसके 8, सॉरी, तभी मैं कहूँ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गई थी मेरी। 8 बीच में तो आ गया 8 प्रोटॉन, ठीक है, बीच में तो आ गया 8 प्रोटॉन और ये चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अपन ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया क्योंकि मान लो अपन इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? मान लो अपन इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं ना। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला, छठा ये वाला, सातवां ये वाला। ये खुद ही खुद को रिपेल थोड़ी कर रहा है ना। तो ये 7 ही इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। इसलिए अपन हमेशा एक को मान लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और फिर वापस लिखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, एक को माना रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और वापस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा, तो अपन 1s2 2s2 2p3 यानी 7 आ गए, 2 4 7, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो वापस इस वीडियो को देखना, क्योंकि इतना अच्छा शायद ही कहीं और मिले आपको। मिल जाए तो बेस्ट है, उससे समझ लेना। मेन मोटिव यही है, आपको समझना है, ठीक है। वैसे मिल सकता है आपको भी कहीं, क्योंकि हमने भी तो कहीं ना कहीं से ही देख के ही पता किया है। हमको भी हमारे टीचर्स नहीं बताया, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे जितना अच्छा कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आप कहीं पे भी देखो, बस आप अपना फ़ायदा करवा लो, आप अपनी ज़िंदगी सेट करवा लो। तो ये थे 7। अब आपको एस और पी ऑर्बिटल के लिए जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है, फटाफट लिख लो। एस खींचने की ज़रूरत नहीं है, लिख लो। एन का मतलब, एन को जो है उसको 0.35 मान रहे हैं, n-1 जो है उसको 0.85, और n-2 n-3 n-4 n-5 n-6 जितने भी हैं उनमें उसको 1। क्या किया ये आपको कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ से समझो। यहाँ n में कितने हैं? 2 3 5, 5 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से। और n-1 में कितने हैं? 2 है, 1s2 में 2 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से और फिर उनको कर दो ऐड। तो 5 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 0.35 से, इन 5 को अपन, जो ये n था, ये देखो ये 5 है, 1s मतलब 2s2 2p3 5 हुए, और ये n है। तो n की वैल्यू क्या होती है? 0.35, है ना। तो इन 5 को तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 0.35 से, और जो 2 थे इन 2 को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया
0.85 से और तुम दोनों को कर दिया ऐड, तो ऐड करने पे आया आपके पास 3.45। इस 3.45 को देखो, मेन फॉर्मूला तो यही है ना। मेन फॉर्मूला क्या होता है? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। अपन ने जो निकाला वो था शील्डिंग कांस्टेंट। तो Z क्या होता है? 8, और जो इसका शील्डिंग कांस्टेंट आया, जो भी आया अभी अपन देख लेते हैं क्या आया, 3.45। इसको कर दिया जब अपन ने सेपरेट, तो इसका Z इफेक्टिव क्या आ गया, 4.55। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, वही वापस बात, s इलेक्ट्रॉन है, s और p के लिए मतलब एक जैसे ही लगते हैं, सेम ही चीज़, और df के लिए अलग लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे वापस अपन देख लेते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2। एक को लिया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? 3s2 का 3s1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन पे केवल 11 इलेक्ट्रॉन ही आपके ऊपर रिपल्शन कर रहे हैं। 12वां इलेक्ट्रॉन तो खुद है जो रेफरेंस है। एक सेकंड वेट करना। हाँ, तो केवल 11 ही फोर्स लगा रहे हैं, और अपन ने ये बोला था एस और पी को तो साथ में रखना है। अब 2s और 2p को अपन ने साथ रख दिया, df को अलग अलग रखते हैं, वो बात की बात है अभी। तो 1s का एक हो गया, 2s 2p का एक हो गया, 3s का एक हो गया। तो ये क्या क्या हो गया? ये n, ये n-1, ये n-2। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। n को किससे मल्टीप्लाई करना है? याद है आपको? n को मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। n-1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.85 से। n-2 को किससे करते हैं मल्टीप्लाई? 1 से। तो देख लो यहाँ पे n में कितने हैं? n में 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 0.35 से। n-1 में कितने हैं? 8 है। 8 है ना, 2 और 6 8, तो 8 को मल्टीप्लाई किया 0.85 से। और n-2 में कितने हैं? 2 है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1 से। तो क्या आ रहा है आपका? 9.15 आ रहा है इसका टोटल। तो Z इफेक्टिव क्या हो गया? 12 में से 9.15 को सेपरेट किया तो 2.85, मतलब केवल 2.85 के फोर्स से। बीच में कितने थे प्रोटॉन? मैग्नीशियम में बीच में 12 प्रोटॉन थे, लेकिन जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 12 के फोर्स से नहीं, केवल 2.85 प्रोटॉन के फोर्स से अट्रैक्शन मिल रहा है। समझ रहे हो? जो बाकी 9.15 थे वो रिपल्शन मिल रहा है उसको, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है। इसी को अपन शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। आपने कहीं ना कहीं पे शील्डिंग इफेक्ट नाम सुना हो, तो इसी को अपन शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या मतलब होता है शील्डिंग इफेक्ट का? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब इस इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन था, इन सब इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक शील्ड बना दी है। देखो, एक शील्ड बना दी, एक ये शील्ड बना चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम लग रहा है। इसलिए इसको अपन शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब भी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलो। फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, वापस अपन ने जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अच्छे से समझना। लिखा, अब पहले तो अपन ने नॉर्मल लिख दिया, जैसा लिखना होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसा लिख दिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब दो चीज़ें करनी है। क्या दो चीज़ें करनी है? सबसे पहली चीज़, एक तो ये 3d इधर आएगा, क्योंकि यही होता है n के बेस पे लिखना होता है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n से, तो 3 पहले आएगा। और दूसरा है 4s2 4s1 बन जाएगा, क्योंकि अपन को एक इलेक्ट्रॉन रेफरेंस लेना है। तो अपन ने अगले स्टेप में यही किया, एक रेफरेंस ले लिया। ये देखो 3d साथ में आ गया, मतलब, और ये n-1 n-2 n-3 ऐसे, तो वही चीज़ें। ठीक है, अपन अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। फॉर डी इलेक्ट्रॉन, अगर अपन डी इलेक्ट्रॉन के लिए माने तो डी इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज़ अलग हो जाती। अगर अपन इसी के डी इलेक्ट्रॉन के लिए मानते हैं तो अपन ने वापस वही किया,
अब अपन ने डी इलेक्ट्रॉन का रेफरेंस लिया, तो देखो डी इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में अपन 3d9 करेंगे, क्योंकि अपन डी इलेक्ट्रॉन को ही देख रहे हैं। डी के बाहर वाले कोई मैटर नहीं करते अपने लिए, वो है ही नहीं, ना तो वो स्क्रीनिंग में कुछ फ़ायदा करते हैं, मतलब आप यही समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। एक तो इतनी घटिया डायग्राम बनता है यहाँ पे, छोटा छोटा गोला, यही सही है। हाँ, अब आप मान लीजिए कि अपन है ना इस इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर अगर अपन इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसकी, तो अपन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लेक्ट करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन मान के चलेंगे कि ये है ही नहीं, ठीक है। तो जब अपन रेफरेंस ले रहे हैं तो ये 3d10 को अपन ने 3d9 बना लिया, ठीक है, और 4s2 को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया। अब n, n-1, n-2, n-3। अब अपन जो ये बात कर रहे हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? एक सेकेंड, अपन जो बात कर रहे हैं वो 3d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं? 3d इलेक्ट्रॉन की। तो जब अपन डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो डी इलेक्ट्रॉन में होता है, जैसे s में क्या था, s में था n के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85, n-2 एंड सो ऑन के लिए 1। पर d में बहुत सिंपल है, d में क्या है, n के लिए तो था 0.35 जो उसमें भी था, पर n-1 से सो ऑन, मतलब n-1, n-2, n-3, इन सब के लिए है 1, ठीक है, समझ गए? तो अब देखो ये तो 3d9 तो हो गया n, और इससे पहले ये n-1, ये n-2, ये n-3, इनके लिए सिग्मा क्या हो गया, ये जो 9 है 3d9, तो इन 9 के लिए तो क्या लगेगा, n 0.35, और बाकी सब n-1, n-2, n-3, इनमें टोटल कितना है, देखो 6, 2, 8, 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18, तो इन 18 के लिए लगेगा, मतलब 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 18, 18 इंटू 1 यानी 18, तो 9 इंटू 0.35 प्लस 18 इक्वल्स टू 21.15। तो इसका z इफेक्टिव क्या गया, 30 माइनस 21.15 यानी 8.85। समझे? यहाँ पे अपना z इफेक्टिव कंप्लीट होता है। अब अपन पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लिए बात कर लेते हैं, जो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। पुराना कॉन्सेप्ट क्या था जो ग्रैंकलैंड साहब ने दिया था? उन्होंने बोला था हाइड्रोजन और क्लोरीन, या तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में आप किसी चीज़ की वैलेंसी मतलब कर लो, मतलब वो कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन से कितना कंबाइन हो रहा है या क्लोरीन से कितना कंबाइन हो रहा है, तो या तो आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंपैरिजन में किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी देख लो, और वरना आप ऑक्सीजन के कंपैरिजन में किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी देख लो कि वो ऑक्सीजन से कितना कंबाइन हो रहा है। तो अपन ने, चलो देखते हैं, यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, पर मैं आपको ये समझा देता हूँ। सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन एक बनाता है, सोडियम हाइड्रेट, है ना, तो ये हो गई इसकी वैलेंसी, क्या हो गई 1। मैग्नीशियम से कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 2, MgH2, तो मैग्नीशियम की कितनी हो गई, 2 वैलेंसी। एल्युमिनियम H3 कितनी हो गई, 3। सिलिकॉन H4 कितनी हो गई, 4। PH5 कितनी हो गई, 5। एक सेकेंड, कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज हो गया, हाँ तभी PH5 नहीं होता, PH3 होता है, ऑब्वियस है। जो नाइट्रोजन का ग्रुप होता है वो शो करता है +3, जबकि हाइड्रोजन शो करता है -1, ठीक है। अगला क्या होता है, H2O, तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2। HCl, तो कितने क्लोरीन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 1, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, 1। सेम विथ अपन क्लोरीन के साथ भी देखें तो यही होती है। उल्टा मैंने शायद आपको कंफ्यूज कर दिया हो, मेरे को भी ऐसा समझाते समझाते लगा,
मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, इसलिए मैं कुछ और सोचने लग गया था मन में, उस चक्कर में आपको कंफ्यूज कर दिया, तो आप इसको देख लीजिए, यही बात मैंने वहाँ पे लिखी थी। पहले अपन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखते हैं, फिर क्लोराइड के कंपैरिजन में। तो सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड दोनों एक एक जुड़ रहे हैं, तो वैलेंसी क्या हो गई, एक। एक मैग्नीशियम से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो वैलेंसी 2। एक एल्यूमिनियम से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो वैलेंसी 3। सेम सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, तो वैलेंसी 4। फॉस्फोरस के साथ 3 3, तो वैलेंसी 3। इस तरह से देखें तो अपन ग्रैंकलैंड साहब के हिसाब से, जो अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वैलेंसी पहले 4 तक इंक्रीज होती थी हर पीरियड में, फिर डिक्रीज होने लग जाती थी वापस 1 तक। ठीक इसी तरह वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देखें तो देखो, कैसा आया Na2। मतलब सबसे पहली तो बात ये थी कि इसमें तो अपन एक मान रहे थे, इसमें अपन डबल करते हैं। क्या डबल करते हैं, तो ये बात अभी आपको समझ में आएगी। एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कितने सोडियम के एटम जुड़ रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 सोडियम के एटम जुड़ रहे हैं। एक सोडियम के एटम के साथ कितने ऑक्सीजन, तो 2 सोडियम एटम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एक सोडियम के एटम के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, NaO है ना। एक मैग्नीशियम के साथ कितना जुड़ रहा है, एक मैग्नीशियम। 2 एल्यूमिनियम के साथ अगर 3 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो एक एल्यूमिनियम के साथ कितना जुड़ रहा है, AlO3/2। ठीक है। एक सिलिकॉन के साथ अगर 2 जुड़ रहे हैं, तो बस 2, अगर मतलब क्या बोलते हैं अपन, 2 फॉस्फोरस के साथ अगर 5 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो एक फॉस्फोरस के साथ कितना जुड़ रहा है, PO5/2। ठीक है। तो इसी तरह से अगर अपन देखें, तो इसमें अपन को ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जो वैलेंसी आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना हो रहा है, तब अपना ये आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ये कैसा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखो वापस से, अभी जो मैं बोला सब भूल जाओ वापस। Na2O, 2 सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक सोडियम, ऑक्सीजन कितना है, हाफ। ठीक है। एक सोडियम के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, NaO ½ है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, हाफ को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, वही आपकी वैलेंसी होगी। तो एक सोडियम के साथ आधा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए 1/2 को जब अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। ये 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3। ये एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। एक फॉस्फोरस के साथ 5/2 ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करा, यही आएगा ना 5/2। देखो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो आ गया आपका ये 5। समझ गए। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब नया ये मैंने अच्छा से स्कैन नहीं किया, सॉरी, छोटा सा ये नया कॉन्सेप्ट, जो पुराना कॉन्सेप्ट था ग्रैंकलैंड जी का, जब आप सब इतना कंफ्यूज हो रहे हो तो सोच लीजिए सभी कंफ्यूज हुए होंगे, तो फिर नया कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी गई। ठीक है। मतलब नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि देखो ये खुद ही स्टेबल नहीं हो रहे थे, ये खुद कह रहे थे कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ तो 1 से 4 तक इंक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होगी, जबकि ऑक्सीजन के साथ अगर उसकी वैलेंसी देखें तो 1 से 7 तक इंक्रीज़ होगी। मतलब यही तो वही बात हो गई है, इसके बाहर का नाम हो गया, इसके घर का नाम हो गया। अब अगर एक ही आदमी के 2 नाम है, तो ठीक उसी तरह ना ऐसा नहीं चलता, इसलिए नया कॉन्सेप्ट आया। नया कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था, सब कुछ नई चीज़ें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड थी। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, फर्स्ट ए से 6th ए, जो फर्स्ट ए से 4th ए, सॉरी फर्स्ट ए से 4th ए मतलब नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और 5th ए से 0 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। फटाफट देख लो, खुद सबको समझ आया हुआ होगा। ये फर्स्ट है NS1, सेकंड है NS2,
थर्ड है NH2NP1, फोर्थ है NH2NP2, फिफ्थ है NH2NP3, सिक्स्थ है NH2NP4, सेवन्थ है NH2NP5, 0 NH2NP6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 से 4 यहाँ तक में तो अपन को उतने ही मानना है जो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। जबकि यहाँ फिफ्थ ए से 0, इसमें अपन को कितने मानना है? तो फिफ्थ ए से 0 अपन को मानना है, 8 से सेपरेट करना है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 को जब 8 से सेपरेट किया तो क्या आया? 3। सिक्स्थ ए 2, 8 8 को 6 से किया तो सेवन्थ ए में 7 होते हैं NH2NP5, 2 + 5 7। अब 7 को अपन को मतलब 8 को माइनस करना है 7 से, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो ये आ गया 1। और ये जीरोथ ग्रुप किसका होता है? इनर्ट गैसेस का। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। समझ गए? तो इसी के साथ फाइनल बस लास्ट चीज़, 1 सेकंड में मैं आपको ख़त्म करता हूँ। वैलेंसी पीरियड में न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से पीरियड में वैलेंसी क्या हो रही है? 1 2 3 4 3 2 1 0। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ठीक है। जबकि एक ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप का, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। उसके कारण एक ग्रुप में आपकी वैलेंसी सेम रहती है। इसी के साथ ये पीरियोडिक टेबल का 5th सेशन कंप्लीट हुआ। होपफुली समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी, पहले तो नोट्स बनाने की, कंसाइज करने की, उसके बाद आपको समझाने की। हाँ, मैं खुद जानता हूँ आज के सेशन में मेरा ध्यान कहीं और था। एक तो मैंने वीडियो बहुत दिनों बाद भी बनाई है और मेरा ध्यान भी कहीं और रह रहा था बार बार। उसके चक्कर में कहीं मैं खुद ही कंफ्यूज कर रहा था आपको। पर कुछ नहीं, आप उसको मतलब जहाँ जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सॉरी यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया, आप उस बात को या तो स्किप कर दो या थोड़ा वापस दिमाग लगा के खुद समझना चाहो कि यहाँ पे सर क्या कहना चाह रहे थे। थोड़ा सा सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ आज के सेशन के लिए। फिर भी मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करी। अब आपकी बारी है, करो, बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ करो, मम्मी पापा को परेशान मत करना, अपना जीवन अच्छा बना लो। चलो ठीक, धन्यवाद, बाय बाय।